कि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। लक्ष्य में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के मन में करियर को लेकर चल रहे तमाम सवालों के जवाब देते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम के खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आज हमारे कार्यक्रम लक्ष्य में हमारे साथ इंदौर से मौजूद है सुनील गुप्ता, जो एडुजीन क्लासेस के डायरेक्टर हैं, और साथ में मौजूद है अक्षत अग्रवाल, जो एडुजीन क्लास के स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनील जी, प्रोग्राम की शुरुआत आपसे ही सवाल जवाब करके करेंगे। तो आप सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, अपनी कोचिंग संस्था के बारे में दर्शकों को बताइए। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बंसल न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। हम लोग इस संस्थान को पिछले 10 सालों से लगभग चला रहे हैं और हमारे पास लगभग 60 से 70, 80 ये स्ट्रेंथ हमेशा रहती है। 9, 10th, 11th, 12th ये क्लासेस हम रन करते हैं और IIT JEE और नीट के लिए भी स्पेशली प्रिपेयर करवाते हैं। जी सुनील जी, आपसे सवाल किया हमने, अब अगला हम अक्षत से के पास आना चाहेंगे। अक्षत, आप अपने बारे में बताइए, आप कौन सी क्लास में हैं, कौन सी स्ट्रीम आपने चूज़ की है? नमस्कार, मेरा नाम अक्षत अग्रवाल है। मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ। मेरा सब्जेक्ट PCM है और मैं करंटली अपनी बोर्डिंग CBSE बोर्ड से कर रहा हूँ और अभी मैं अपनी क्लास 12th की एग्ज़ाम देने जाऊँगा। जी सुनील जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी और आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या क्या सुविधाएं, संसाधन बच्चों को उपलब्ध कराए जाते हैं? जी सुविधाएं अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं एकेडमिक से रिलेटेड ही बात करूंगा। एकेडमिक से रिलेटेड हम लोग बच्चों को पहले तो नोट्स प्रोवाइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये नोट्स जो हो ये हैंड रिटन हो। तो हैंड रिटन नोट्स के लिए हम लोग हमेशा ब्लैक बोर्ड या हमारे जो वाइट बोर्ड होते हैं यही यूज़ करते हैं। प्रिंटेड नोट्स पे हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अगर प्रिंटेड नोट्स हमने दिए हैं तो बच्चा उसको पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा ये कंफर्म नहीं होता है। बट अगर हमने उसको बोर्ड पे करवाया है तो बच्चे को एक बार तो उसको राइटिंग में करना ही है। तो ये तो हमारा नोट्स की एक स्ट्रेटेजी है। साथ ही साथ जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उसी की एक DPP, डेली प्रैक्टिस पेपर जो होता है, वो हम लोग इवनिंग में दे ही देते हैं बच्चे को। और इसमें 10 क्वेश्चन जो होते हैं PCM के या PCB के होते हैं, जो कि बच्चा वहीं बैठ करके 1 घंटे में उनको सॉल्व कर लेता है। तो इस तरह से उसका जो टॉपिक होता है वो पक्का हो जाता है। साथ ही साथ हम लोगों ने लाइब्रेरी बना रखी है क्लास में, जिसमें बच्चा एक्स्ट्रा टाइम में बैठ करके अपना जो भी होमवर्क करना चाहे तो होमवर्क कर ले, या इसके अलावा एडिशनल बुक्स को अगर रेफर करना चाहता है तो हमारे पास बहुत सारी बुक है, रेफरेंस बुक्स, उनको पढ़े। इसके अतिरिक्त भी कुछ बुक्स है हमारे पास जो मोटिवेशनल बुक्स होती है, वो भी बैठ करके बच्चा पढ़ सकता है। ये सारी फैसिलिटीज जो है ये एकेडमिक से रिलेटेड हमारे पास है। इसके अतिरिक्त भी IIT JEE और नीट के एग्जाम्स के लिए हमारे पास में सैंपल पेपर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो जो बच्चा अगर उनको सॉल्व करना चाहता है तो वो भी वहां पर बैठ करके कर सकता है। जी अक्षत, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी और आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम्स बस अब करीब ही एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो किस तरह से आपकी पढ़ाई चल रही है, क्या प्लानिंग आपने बना रखी है और किस तरह से आप अपने सिलेबस को पूरा कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं थ्योरी टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ताकि जब हम क्वेश्चंस करने बैठें तो हमें ये नहीं हो कि हमारी थ्योरी कमज़ोर है, क्योंकि अगर थ्योरी कमज़ोर होगी तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद में अपकमिंग एग्ज़ाम के हिसाब से मैं अपने गोल्स को डिवाइड कर लेता हूँ, मंथली, डे वाइज और वीकली, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे आगे क्या करना है और इसके हिसाब से मेरा सिलेबस चलते रहता है। जी
सुनील जी, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहती हूँ कि जब परीक्षा पास आते, एग्ज़ाम टाइम जब होता है, तो आपके इंस्टीट्यूट में किस तरह से बच्चों की तैयारी कराई जाती है? क्या पढ़ाई का प्रारूप होता है उस समय? जी मैम, देखिए बहुत प्रेशर होता है बच्चों पे। जैसे ही एग्ज़ाम आया बच्चों पे एकदम प्रेशर आ जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जुलाई अगस्त में स्कूल्स चालू होते हैं, ठीक से पढ़ाई चालू होती है, और सितंबर अक्टूबर तक तो बच्चे उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में सिलेबस में है क्या। जी। तो अक्टूबर के बाद जब उन्हें पता चलता है कि अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, हाफ ईयरली आने वाले हैं, तब उन पे आता है प्रेशर। जी। तो अब उनके पास में पूरा सिलेबस लगभग 70% 80% कोचिंग्स में सिलेबस हो चुका होता है, तो इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो हम लोग उस समय बच्चों को एक स्ट्रेटेजी बना करके देते हैं कि आप लोग एक काम करिए, पहले चैप्टर्स में जो बड़े क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको पहले सॉल्व कर लीजिए, ताकि हम लोग फाइनल एग्जाम में एटलीस्ट 70% मार्क्स अचीव कर पाए। जी। देन हम लोग क्या करते हैं कि जो अब रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो 70% के बाद 30% क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट लेवल होगा, साथ ही साथ कुछ छोटे क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, उन पे ध्यान देना शुरू करते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे दिसंबर तक हम लोग ये इंश्योर कर लेते हैं कि बच्चा जो है वो एटलीस्ट 75-80% तक पहुंच जाए। जी। देन हम सैंपल पेपर्स स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अभी जो समय चल रहा है उसमें बच्चे केवल सैंपल पेपर्स कर रहे हैं। सारे जितने भी चैप्टर्स हैं और जितने भी सैंपल पेपर्स मार्केट में अवेलेबल है, हम सभी बच्चों को अवेलेबल करवा देते हैं, और बच्चे बैठ करके अभी के समय में वो सैंपल पेपर्स ही कर रहे होते हैं। जी। क्योंकि बच्चों को एक्चुअली पैटर्न नहीं पता होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो सैंपल पेपर से एक पैटर्न उन्हें पता चल जाता है, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर फाइनल एग्जाम में जब पेपर उनके सामने आता है तो उनके लिए कोई नई बात नहीं होती है, तो बच्चे अच्छा स्कोर कर पाते हैं। जी सुनील जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जब एग्ज़ाम टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों पे बढ़ जाता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अक्षत, मैं अब आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कई बार ये देखा भी जाता है कि जब सिलेबस कंप्लीट करना रहता है, रिवीजन करना रहता है, तो रात भर बच्चे जागकर पढ़ाई करते हैं, खान पान पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे में आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं? क्या आपका उस समय रूटीन होता है? देखिए, रात भर जागना तो मैं नहीं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं दिन भर का अपना शेड्यूल ऐसा सेट कर लेता हूँ जिससे मेरा प्रॉपर जो टॉपिक्स में जो मैंने दिन भर के लिए बनाए हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि हमारा स्कूल का जो आवर्स होता है वो 6 से 7 घंटे का होता है। फिर उसके बाद में आकर थोड़ा रेस्ट करके फिर उसके बाद में कोचिंग भी 2 से 3 घंटे का हो जाता है। तो ऐसे में सेल्फ स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी कोचिंग में हमें सेल्फ स्टडी के लिए एक जोन दिया गया है जहाँ पर हम बैठकर खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और हमारे टॉपिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे माइंड का स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, तो हमें पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। जी। सुनील जी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी संस्था में छात्रों को कैसे पढ़ाया जाता है? प्रैक्टिकल नॉलेज किस तरह से दी जाती है? क्या ऑनलाइन क्लासेस भी ली जाती हैं? मैम, ऑनलाइन क्लासेस तो कोविड टाइम में हमने ली, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की तरफ तो हम लोग नहीं जाते हैं। बट हमने ऑनलाइन लेक्चर्स कुछ रिकॉर्ड किए हुए हैं, मटेरियल हमारा ऑनलाइन अवेलेबल है। ऐप हमने जो हमारा कोचिंग है उसका एप्लीकेशन एक बनाया हुआ है, एंड्रॉयड ऐप है, तो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। बट फिर भी कोशिश हमारी यही होती है कि सारी चीज़ें ऑफलाइन दी जाए, तो जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है सारी चीज़ें हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में अवेलेबल कराते हैं बच्चों को। पढ़ाने का जो तरीका है वो आज भी वही, हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, चॉक बोर्ड हम यूज़ करते हैं, और मार्कर वाइट बोर्ड हम यूज़ करते हैं। साथ ही साथ वही बच्चों को नोट्स बनवाते हैं, समय निकाल करके वहीं पर लर्न कराने की कोशिश करते हैं कि बच्चा वहीं पर लर्न कर ले। जी। और इसके अतिरिक्त टेस्ट पेपर्स, जो वीकली टेस्ट होते हैं, संडे के दिन एक टेस्ट रखा जाता है, जितना भी वीक में हुआ है सारे सब्जेक्ट्स में कोशिश करते हैं कि वो पूरा का पूरा फ्रेम कर लिया जाए उस टेस्ट के अंदर, और वो टेस्ट जो है संडे के दिन ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, और उन टेस्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको पेरेंट्स तक पहुंचाया जाता है। इस तरह से हम लोग जो है अपना सिलेबस, अपना जो एकेडमिक है वो कंप्लीट करवाते हैं। जी।
अक्षत, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ और आपसे सवाल ये है कि टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करते हैं? जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि वर्तमान समूह में कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पर जब हमने बंसल कॉलेज को विज़िट किया और हम मेरे सीनियर से मैंने पूछा, तब मुझे ये जानने को मिला कि यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दिया जाता है, सिलेबस काफ़ी अच्छे से कराया जाता है और समय समय पर रिवीजन भी कराया जाता है, जिससे बच्चों को एग्ज़ाम में उत्तीर्ण परीक्षा जी। और साथ ही साथ बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पर 100% प्लेसमेंट होता है। कई बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे अमेज़ॉन, इन्फोसिस और कई सारी कंपनियाँ आई हैं जिससे बड़े बड़े प्लेसमेंट्स मिले हैं। जी। सुनील जी, अब आपसे अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे इस प्रोग्राम का नाम है लक्ष्य, तो लक्ष्य को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? जी, मुझे जब ये सुनने में आया कि इस तरह का प्रोग्राम है और इस तरह के प्रोग्राम में हमें भी मौका मिलने वाला है कि हम बच्चों के साथ में कैसे भी किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ पाएंगे, तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम हमारी क्लास के अंदर 40-50 बच्चों तक अपना मैसेज पहुंचा पाते हैं और यहाँ से मुझे लगता है कि पूरे देश के या पूरे एमपी छत्तीसगढ़ में जहाँ तक ये न्यूज़ चैनल देखा जाता है, इसके अतिरिक्त इसकी यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी होती है, तो इतने सारे बच्चों तक हम कुछ अच्छा मैसेज पहुंचा सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम है, एग्ज़ाम आने वाली है, तो बच्चों में स्ट्रेस भी होता है। हम कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे उन बच्चों का स्ट्रेस कम किया जाए। ऐसा ना हो कि बच्चे मार्क्स के कारण या पीयर प्रेशर के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाए, जो परफॉर्म कर पा रहे हैं वो भी ना कर पाए। तो मुझे लगा है कि ये जो लक्ष्य प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम है बच्चों के लिए, क्योंकि अलग अलग तरह के मेरे अतिरिक्त बहुत सारे एक्सपर्टीज़ मैंने खुद ने देखे हैं और जिनकी बातें मैंने भी सीखी है। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्टीज़ की बातें बच्चों तक पहुंचती है और बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। मैं सभी बच्चों तक यह मैसेज संदेश देना चाहूँगा कि सभी बच्चों को ऐसे प्रोग्राम्स देखने चाहिए। लक्ष्य प्रोग्राम को या इसके अतिरिक्त जो भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं वो बच्चों को ज़रूर देखने चाहिए। जी, तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये लक्ष्य, ये लगातार बच्चों का को मार्गदर्शन करने का काम करता है और आप जैसे शिक्षक इसमें आते हैं, जिनको तमाम दर्शक हमारे देखते हैं, परिजन उनमें से कुछ होते हैं, स्टूडेंट्स कुछ होते हैं, तो उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं, अपने पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं कि उनको अब फ्यूचर में आगे क्या करना है, कौन सी फील्ड चुनना है, तो कहीं ना कहीं उनको एक मार्गदर्शन मिलता है, कहीं ना कहीं उनकी भी चीज़ें क्लियर होती कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अक्षत, मैं आपसे यही सवाल करना चाहती हूँ कि आप 12th क्लास में हैं, तो आपने अपने लिए क्या फील्ड चूज़ किया, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और आपका एम क्या है? सबसे पहले तो मेरा स्ट्रीम पीसीएम है, यानी कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इसके साथ में ही बोर्ड्स के साथ में मैं जेई यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा हूँ, जिससे मुझे एक अच्छे आईआईटी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद में मेरा ये लक्ष्य है कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनकर। जी, सुनील जी, इसी से जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया था कि आपके इंस्टीट्यूट में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है, जैसे आईआईटी हुई, नीट का एग्ज़ाम हुआ, तो ये जो परीक्षाएं होती हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है और एक बार में कई बच्चे इनको क्लियर नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि उनके 11th 12th की पढ़ाई भी होती है, साथ में वो इस तरह की परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे होते हैं और जब बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में वो क्लियर नहीं कर पाते तो बच्चे हताश हो जाते हैं और कई बार उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें ये छोड़ देना चाहिए और बहुत तरह के तमाम प्रेशर परिवार की तरफ से भी होते हैं, कई तरह के दबाव बच्चे इस दौरान फेस करते हैं। सुनील जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जब आपकी कोचिंग में जब बच्चे आते हैं, जब वो अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर पाते फर्स्ट, तो कैसे आप उनको गाइड करते हैं, कैसे उनको आप आगे मार्गदर्शन करते हैं? जी बिल्कुल। अभी इस बारे में मेरे खुद के विचार जो हैं ये पिछले 2-3 सालों में बदल चुके हैं। जी, बच्चे जो आईआईटीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, हमारे यहाँ भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आईआईटीज़ के साथ ही साथ कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस अभी के समय में मिल रहे हैं। मैं बंसल ग्रुप के ही इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी कुछ समय पहले विजिट करके आया और मुझे पता चला कि 42 लाख का माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वहाँ से पैकेज लगा है।
तो जी। अब मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, आईआईटीज़ की प्रिपरेशन कीजिए, बहुत अच्छी बात है। एनआईटीज़ की प्रिपरेशन कीजिए, ट्रिपल आईटीज़ की प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन आपकी कभी खराब नहीं जाने वाली है। जो मेहनत आप करेंगे, वो मेहनत आपकी 100% आपको कहीं ना कहीं पे करेगी। बट इन केस अगर मान लीजिए आपको वो कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बंसल ग्रुप के कॉलेजेस हैं या इसी तरह के जो नामी कॉलेजेस हैं, ऐसे कॉलेजेस में बहुत अच्छा एकेडमिक है। मैंने अभी विजिट किया, 4 से 5 घंटे का हमने विजिट किया। मैं अपने बच्चों को भी ले गया था, स्टूडेंट्स को भी, और हमने सारे लेबोरेटरीज देखे। एक समय था जब एनआईटी कॉलेजेस या आईआईटी कॉलेजेस में इतने संसाधन हुआ करते थे, लेबोरेटरीज हुआ करती थी। आज मैंने देखा कि पूरी के पूरे फ्लोर जो हैं वो लेबोरेटरीज हैं, पूरे फ्लोर। बंसल कॉलेज में मैं देख करके आया, पूरे फ्लोर लेबोरेटरीज हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो वहाँ पर मिल रहा है, साथ ही साथ में मार्केट में जो पैकेजेस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, प्रिपरेशन आप सारी कीजिए, बट इन केस अगर मान लीजिए आपको आईआईटीज़ या एनआईटीज़ जैसे कॉलेज नहीं मिलते हैं, तो भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हमारे पास में होते हैं, जिनमें से बंसल कॉलेज की तो बहुत सारी फैकल्टीज़ जो हैं वो, उनसे भी मेरी मुलाकात होती रहती है। काफ़ी क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं। तो हम क्या देखते हैं, एक कॉलेज के अंदर हम यही देखना चाहते हैं कि अच्छी फैकल्टीज़ हों, अच्छे रिसोर्सेज हों। अगर ये रिसोर्सेज और ये फैकल्टीज़ हमें आईआईटीज़ के अलावा भी अगर मिलती है, तो हमें ज़रूर वो कॉलेजेस जो हैं वो ऑप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। कई तरह के स्कोप अब बच्चों के लिए आगे भविष्य में खुल रहे हैं, क्योंकि आज का जो दौर है वो आधुनिक दौर है। और पहले जो रहता था क्रेज़ बहुत ज़्यादा आईआईटी का, नीट का, लेकिन अब कहीं ना कहीं इससे भी बढ़कर अब कई स्कोप बच्चों के लिए खुलते जा रहे हैं। अक्षत, अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि पढ़ाई की बात तो हो गई, इसके अलावा आपकी और क्या हॉबीज़ हैं, किस तरह की और आप एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते हैं? जी, पढ़ाई के साथ साथ में दूसरी एक्टिविटीज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम दिन भर पढ़ते रहेंगे तो हमारा दिमाग में सिर्फ पढ़ाई की दुनिया बन जाएगी, वरना हम कुछ और कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे दिन के 1 से 2 घंटे में मैं कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ करूँ, स्पोर्ट्स खेलूँ, दोस्तों के साथ गेम खेलने जाऊँ। जैसे मेरी हॉबी बास्केटबॉल खेलना है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि हफ्ते में 1 बार मैं अपने दोस्तों के साथ में बास्केटबॉल खेलने जाऊँ। और डेली बेसिस पे भी मैं ट्राई करता हूँ कि लंच के बाद, डिनर के बाद मैं कुछ वॉक करने जाऊँ, ताकि मेरा फिटनेस बना रहे। जी। सुनील जी, कई बच्चों में कई तरह की क्वालिटीज़ होती हैं और कई तरह की वीकनेस भी होती हैं। तो एक शिक्षक के तौर पर ये बड़ी चुनौती रहती है कि क्या बच्चों की क्वालिटीज़ है उनको बहुत ज़्यादा निखारना, और जो क्या वीकनेस है उनको टारगेट करके कैसे उन वीकनेस को दूर किया जाए। इसके लिए ज़रूरी होता है कि समय समय पर बच्चों के साथ कम्युनिकेशन हो, उनकी काउंसलिंग की जाए। सुनील जी, आपकी कोचिंग में किस तरह से स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की जाती है? जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो एक चैलेंज है कि बच्चा पीसीएम लेकर के इसलिए आया है कि उसे कुछ और ऑप्शन नहीं मिला, या फिर उसने बताया, उसको किसी ने बताया कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर के इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो लेकिन उस बच्चे में वो क्वालिटी, जो इंजीनियर बनना है, क्वालिटी हो सकता है कि उस बच्चे में इंजीनियर बनने की हो, बट वो चाहता नहीं है कि मैं इंजीनियर बनूं। उससे बेहतर भी मेरे पास में ऑप्शन है, जैसे लॉ का ऑप्शन हो सकता है, उसके बाद में सिविल सर्विसेज का हो सकता है। तो बच्चे को ये बात समझ में आई है 12th क्लास में आके। तो अब वो हमारे सामने ये बात जब रखता है, तो हम लोग बिल्कुल उसके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं बनाते। इवन हम पेरेंट्स से भी ये डिस्कशन करते हैं। पेरेंट्स की काउंसलिंग करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कई बार बच्चों से, कि पेरेंट्स को हम ये बताएं कि नहीं, ये बच्चा जो है ये इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना है, ये बच्चा यूपीएससी देगा, ये बच्चा सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेगा, या ये बच्चा जो है ये लॉ में जाना चाहता है। एक पिछले साल ही हमारे पास एक बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा, एकेडमिक में लगभग उसके 85% के आसपास थे सीबीएसई में, लेकिन उसने मुझसे कहा कि सर मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे लॉ की फील्ड में जाना है। तो अभी वो फर्स्ट ईयर में है, एलएलबी कर रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे बच्चे आते हैं, और उन बच्चों, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको इंजीनियरिंग करना है, बट वो अभी वीक है इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग, वो वीक है। इंजीनियरिंग के शुरुआती ईयर्स जो होते हैं उसमें बेसिक जो आपका 11th-12th का है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो उनका बेसिक्स वीक है। तो ऐसे बच्चों का बेसिक्स बनाने की पहले ज़रूरत होती है, तो वैसे बच्चों को हम लोग बेसिक्स तैयार करते हैं, काउंसलिंग करते हैं उनकी कि देखो बेटा इंजीनियरिंग तो कर लो, लेकिन बेसिक्स आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ेंगे। तो उसके लिए कई बार 9th-10th के बेसिक्स पढ़ाने पड़ते हैं,
कई बार 11th के बेसिक्स पढ़ाने पड़ते हैं, तो इसके लिए अलग से क्लासेस अरेंज करते हैं जी कि बच्चों की कम से कम बेसिक्स अच्छे हों, ताकि इंजीनियरिंग कॉलेज में जा करके उन्हें ये प्रॉब्लम ना आए कि वहाँ जा करके उनके सेमेस्टर रुक जा रहे हैं, उनके पेपर्स रुक जा रहे हैं, सब्जेक्ट रुक जा रहे हैं, इस तरह से। जी सुनील जी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फील्ड चूज़ कर लेते हैं जो वो नहीं करना चाहते, या उनकी उसमें रुचि नहीं होती परिवार के दबाव की वजह से या आसपास का माहौल देखकर वो चूज़ कर लेते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चूज़ ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता कि उनको आगे करना क्या है। जब भी उनसे ये सवाल पूछे कि आपको करना क्या, आपका एम क्या है, तो उनका यही रहता है कि अभी सोचा नहीं, अभी डिसाइड नहीं किया। असमंजस की स्थिति में वो देखे जाते हैं। तो ऐसे बच्चों से आप कैसे डील करते हैं? जी मैम, बिल्कुल सही कहा। ये भी प्रॉब्लम फेस करने में आती है, और ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत एक जनरल बात है कि सभी बच्चे ये डिसाइड करके नहीं आते हैं कि उन्हें डॉक्टर बनना है, आगे जाकर इंजीनियर बनना है, या उन्हें कलेक्टर बनना है, या उन्हें लॉयर बनना है। ये सारे बच्चे डिसाइड करके नहीं आते हैं। बच्चे आते हैं 10th में, सर कौन सा सब्जेक्ट ले लें, साइंस ले लें क्या? हाँ, हमने कहा कि ठीक है बेटा, लेकिन साइंस तो ले लो, आपने क्या ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? तो बच्चों को पता ही नहीं ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फिर उनके सामने बहुत सारे करियर ऑप्शंस जो होते हैं वो रखे जाते हैं कि देखो, ये स्ट्रीम अगर आप लेंगे तो आपके सामने फ्यूचर में ये सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, या ये सारे ऑप्शंस आएंगे जिनको आप सिलेक्ट करके ये सर्विसेज कर सकते हैं। तो इस तरह से दूसरी बात, बच्चों को आज के समय में तो हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, और सभी बच्चों के पास में इंटरनेट का एक्सेस होता है। तो मैंने कई बार बच्चों को ये कहा है कि जो भी फील्ड आप चुनना चाहते हैं, अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो एटलीस्ट आप एक काम करिए कि जो काउंसलर होते हैं, बहुत सारे काउंसलर्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, इंटरनेट पे और भी जगह देखने को मिल जाएंगे। उनको देखिए, बहुत सारी फील्ड्स के बारे में बहुत सारी पहले जानकारी अरेंज कीजिए कि ये फील्ड होती कैसे है। जैसे कई बार मैंने देखा कि बच्चे ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो होती है, मल्टीमीडिया में बच्चों ने कहा कि सर हमें मल्टीमीडिया में बहुत इंटरेस्ट है। उनका एक्चुअल में मल्टीमीडिया में इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट है गेम खेलने में जी। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा इंटरेस्ट मल्टीमीडिया में, और पेरेंट्स को भी ये लगता है। पेरेंट्स ये मानते हैं कि मेरा बच्चा गेम बहुत अच्छे खेलता है, मेरा बच्चा एप्लीकेशंस बहुत अच्छे चलाता है, मेरा बच्चा मोबाइल में सब कुछ जानता है, इसका मतलब इसका जो इंटरेस्ट है वो सॉफ्टवेयर में। लेकिन उसका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर में नहीं है, क्योंकि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो अलग चीज़ें है, और जो बैकग्राउंड में चल रही है वो अलग चीज़ें है। तो बच्चा ये बात जानता नहीं है, और बच्चा उस स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेता है। तो हम ये कहते हैं बच्चों को कि पहले आप, बहुत सारी फील्ड्स हैं, हम बच्चों को लिख करके देते हैं कि ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, इतनी सारी फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स को जा करके नेट पे सर्च करो और इनके बारे में जानकारी लेकर के आओ, और फिर हमारे साथ डिस्कशन करो, और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन से फील्ड आपको चूज करनी है जी। सुनील जी, एक सवाल और इसी से जुड़ा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप 10 सालों से बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं। कई तरह के बच्चे आपकी कोचिंग से निकले हुए होंगे जिनको आपने पढ़ाया होगा, और जब बच्चे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, उन्होंने जो अचीव करना होता है वो जब अचीव कर लेते हैं, और जब आपके पास पहुँचते होंगे तो कैसा अनुभव रहता है, कैसे आप कैसा महसूस करते हैं, वो खुशी क्या होती है? जी मैम, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। कई बार तो हमें ये लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ एक बच्चा अभी नेवी में है, तो एक समय हमें ऐसा लगता था कि जब हम लोग 10th 11th क्लास में थे तो कारगिल युद्ध हुआ था, तो हमें ऐसा लगता था कि यार हमें भी जो है वो देश के लिए कुछ करना है, हमें आर्मी में चले जाना है, हमें ये करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। तो जब वो बच्चा नेवी में गया तो हमें ऐसा लगा कि यार हमारा सपना पूरा हो गया जी, कि हमारा बच्चा जो है वो अब चलिए ठीक है, देश के लिए कुछ करेगा। इसी तरह से एक बच्चा एक बच्चे ने यूपीएससी क्लियर की, तो हमें पता चला कि यूपीएससी क्लियर की उसने, तो बड़ी खुशी हुई कि चलो आगे जा कर के सिविल सर्विसेज में जाएगा। कल ही एक बच्चे का फ़ोन आया अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, उसको कॉल आया एमएस के लिए। तो जब ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है तो बहुत खुशी होती है। जितनी खुशी पेरेंट्स को होती है उतनी ही खुशी एक टीचर को होती है कि यार हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज इतने अच्छी जगह पे जा रहा है, या इतने ऊंचे पद पे जाएगा, इतने ऊंचे डिजिग्नेशन पे जाएगा, इस कंट्री में जाएगा। ये सारी चीज़ें इवन हमें जब पता चलता है, एक बच्चा हमारे पास में था, वो यूरोप में कहीं पढ़ रहा था, लंदन के पास में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था।
और वहाँ पे उसे एक और हमारा ही पढ़ाया हुआ बच्चा मिला। जी तो जब उसने मुझे बताया कि जी। सर एक बिल्कुल स्टूडेंट है सुनील जी, जो जब कि आपसे पढ़ा बच्चे हुआ है, सक्सेसफुल तो बड़ी होते खुशी हैं, हुई जब कि चलिए। स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं, तो जितना श्रेय माता पिता को जाता है, परिजनों को जाता है, उतना ही श्रेय आप जैसे शिक्षकों को भी जाता है। अक्षत, आखिरी सवाल मेरा आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि तमाम दर्शक जो जुड़े हुए हैं, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? सबसे पहले तो पढ़ाई को एक बर्डन जैसे नहीं लेना होता है। पढ़ाई एक इंजॉयमेंट वाली चीज़ है। हमें पढ़ते पढ़ते कई नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं, फिनोमिना सीखने को मिलते हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। उसे हम हमारी ज़िंदगी में भी उतार सकते हैं और कई नई सीख लेते हैं। साथ ही साथ जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं, हमें उनसे भी सीखने को मिलता है, तो काफ़ी नया सा एक्सपीरियंस होता है। जी, तो आप दोनों हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के